अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू डिस्कस टेस्ट पेपर 4 ऑफ क्लास 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेस्ट पेपर 4 फिजिक्स क्लास 9 which consists of chapter number 7, 8 and 9, and as you know that your paper consists of two type, objective type and subjective type। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि कंसिस्ट करता है 12 MCQs पर, और आपको 15 मिनट्स गिवन होते हैं इन 12 MCQs को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। द फर्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, ऑप्शंस आर ए किलोग्राम मीटर, बी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड सी किलोग्राम सेकेंड एंड डी बोथ बी एंड सी। सो डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एज यू नो that density is equals to mass over volume. This is the first MCQ, and density is equals to mass over volume. So अगर हम यहाँ पर mass का यूनिट देखें तो mass का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब जो है ये ऊपर जाके ये इसको हम -3 में लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and it can also be written as kilogram m raised to the power -3. Clear? So option B is correct. The second MCQ, an application of Pascal's law is, options are A hydraulic press, B barometer, C thermometer and D all. So Pascal's law की application हमने बुक में स्टडी की थी and that is hydraulic press. So option A is correct. The third MCQ, pressure in liquids depends on, options are A height of liquid, B force applied, C work done and D none of these. So liquid में जो pressure होता है वो basically depend कर रहा होता है liquid की height पर, कि एक कंटेनर जो है उसमें अगर liquid मौजूद है तो पानी की उसमें height क्या है। height जितनी ज्यादा होती जाएगी उसमें pressure भी उतना ज्यादा हो जाता है। So हम कह सकते हैं कि liquid का जो pressure है वो depend करता है height पे। So option A is correct. The fourth MCQ, system international unit of Young's modulus is, options are A gram per meter, B kilogram per meter square and C Newton per meter square and D Newton meter. So as we discussed in our lecture that the unit of Young modulus is Newton per meter square, and I have also mentioned there कि Young modulus, stress और pressure इन तीनों टर्म्स का यूनिट सेम है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? द फिफ्थ एमसीक्यू, हीट एंड टेम्परेचर आर, ऑप्शंस आर ए सेम, बी डिफरेंट, सी कांस्टेंट एंड डी नन ऑफ दीज। सो हीट और टेम्परेचर जो है ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो एक स्केल है कि आप उसमें स्केल के थ्रू आप बताते हैं कि बॉडी जो है वो कितने डिग्री कोल्ड है या कितने डिग्री हॉट है। And heat जो है, heat is a form of energy. So these are different terms. So that's why option B is correct, different. Sixth MCQ, heat energy required to change solid into liquid is latent heat of, options are A vaporization, B fusion, C evaporation and D all of these. So वो heat energy जो कि solid को liquid में change करती है उसे हम कहते हैं latent heat of fusion. Okay, so option B is correct. Seventh MCQ, changing of a liquid into vapors without heating it is A vaporization, B fusion and C evaporation and D all of these. So changing of liquid into vapors, last MCQ में हमने स्टडी किया था कि वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट इस एमसीक्यूज में हमसे कहा गया है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है बट विदाउट हीटिंग। आप उसको हीट नहीं कर रहे लेकिन लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट्थ एमसीक्यू, the rate of linear thermal expansion in solids depends on, options are A heat provided, B force applied and C original length and D none of these.
सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में जो है वो डिपेंड करती है उसके ओरिजिनल लेंथ पर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द नाइन्थ वन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. द ऑप्शंस आर ए कन्वेक्शन, बी कंडक्शन एंड सी रेडिएशन एंड डी नन ऑफ दीज. सो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना एटम्स के वाइब्रेट करने से या इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेट करने से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The 10th MCQ, the transfer of heat by actual movement of molecules is, options are A convection, B conduction, C radiation and D none of these. So actual movement of molecules की वजह से अगर heat transfer हो जाए तो उसे हम कहते हैं convection. So option A is correct, convection. 11th one, the rising current of hot air which helps the birds and gliders to climb up with it is called, options are A thermals, B circulars and C elliptical and D none of these. सो राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर जिसकी वजह से जो ग्लाइडर्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो क्लाइंब कर जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल्स, बिकॉज वो हीट एनर्जी को नीचे पुश करते हैं और उसकी वजह से वो अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं. सो इसे हम कहते हैं थर्मल्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द 12th वन इज ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग ड्यू टू, options are A photosynthesis, B greenhouse effect and C convection and D conduction. So global warming जो है वो basically ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कॉज हो रही है. ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो रेशो है एनवायरनमेंट में उसको इंक्रीज कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मेजर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ट्रैप करती है. उस ट्रैप करने की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है इसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. Clear? So I hope you multiple choice question आपको बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे. So now move to the next paper which is a subjective type and the part 1 which consists of the short questions and it would be divided into 3 parts, that question number 2, 3 and 4, and in each part you have to attempt the best 5 short questions out of 8 which you learn very well. So first of all आपने करना ये है कि आपने 8 short questions में से आपने choose करना है कि सबसे बेस्ट 5 कौन से आपको अच्छे से याद हैं. सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज हुक्स लॉ. सो हुक्स लॉ क्या है? अब जैसा कि मैं आपको पहले भी पेपर्स में बता चुका हूं कि प्रेजेंटेशन मैटर्स. सो आपने अपने आंसर को प्रेजेंट किस तरह से करना है कि आपने हमेशा सेंटर में क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करना है. मींस मार्कर से आप जस्ट रोमन में आप लिख सकते हैं 1 और नंबर्स में भी आप 1 लिख सकते हैं एंड देन आपने जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपने हेडिंग बनानी है और आप सेंट्रल में वो हेडिंग आप लिख सकते हैं. लाइक अब जैसे यहाँ पर है हुक्स लॉ तो आप सेंटर में लिखेंगे हुक्स लॉ एंड देन आपने सब हेडिंग देनी है पेपर के लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट अलाइन पर, एंड दैट इज स्टेटमेंट, बिकॉज लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है और आप लेफ्ट साइड पे आप देंगे स्टेटमेंट एंड देन आपने इसको स्टेट करना है. द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी. क्लियर? The second one, define elastic limit. Again, you have to just define elastic limit. So आपने सेंटर में मेन हेडिंग देनी है elastic limit and then साइड पे सब हेडिंग the definition. और elastic limit बेसिकली वो लिमिट होती है कि जहां पर आप जो डिफॉर्मिंग फोर्स है अगर आप उसको रिमूव करें तो उसको रिमूव करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए. दैट इज द इलास्टिक लिमिट कि आप उस लिमिट तक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें कि वहां पर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए. क्लियर? द थर्ड वन, स्टेट पास्कल्स लॉ. अगेन इट इज ऑल्सो अ लॉ. सो हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे पास्कल्स लॉ एंड देन द लेफ्ट लाइन में सब हेडिंग आप देंगे स्टेटमेंट एंड देन you can state it as pressure applied at any point of liquid enclosed in a container is transmitted without the loss of all the other parts of the liquid. Clear? The fourth one is define pressure. So you just have to define the pressure. The force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure and unit is Pascal. And it is much good कि आप unit से पहले आप उसका formula भी mention कर दें that pressure P is equals to F over A. Clear? The fifth one is what is elasticity. The elasticity we can define it as the property of a body to restore to its original size and shape as the deforming force ceases to act is called elasticity. बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में एक गलती करते हैं कि एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट. सीजेस टू एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं, बच्चे अक्सर इसको मेंशन नहीं करते.
सो अगर हम ये वर्ड्स मेंशन नहीं करते तो डेफिनेशन जो है वो पूरी की पूरी गलत हो जाती है. ओके अगर आप यहाँ पर ये भी लिख दें कि एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ओके सो वो भी गलत हो जाएगा, या एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, सो वो भी गलत हो जाएगा. आपने यहाँ पे मेंशन करना है ceases to act. ओके the next one, define strain. So when stress acts on a body, it may changes in length, volume or shape. A comparison of such a change caused by the stress with the original length, volume or shape is called as strain. Clear? So now define density and write its formula. जैसा कि यहाँ पर density को आपने define करना है और अपने formula भी mention करना है, तो हम center में main heading देंगे density, and then आपने सब heading देनी है पहले definition. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद अगेन आप लेफ्ट लाइन पर ही सब हेडिंग आप देंगे इसका फॉर्मूला, एंड देन आपने इसका फॉर्मूला भी मेंशन करना है, एंड दैट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू mass of the substance over volume of the substance. Clear? Now the eighth one, define Young's modulus. So Young modulus क्या है? And as you know very well that the ratio of the stress to the tensile strain is called Young's modulus, और इसका भी फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, which is y is equals to FL naught over A delta L. Clear? So I hope part 2 आपको clear हो गया होगा. Now the part 3, attempt any 5 parts from the following. Again you have to choose the best 5 short questions जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हैं. And the first one is define temperature. So temperature क्या है? Temperature एक scale है जो कि measure करता है कि एक body जो है वो कितने डिग्री cold है और कितने डिग्री hot है. Clear? So again यहाँ पे आप center में main heading देंगे temperature, and then आपको इसको just define करना है. The second one, define heat and write its unit. अब again यहाँ पर आपने heat को define भी करना है और आपने उसका unit भी mention करना है. And as you know that heat is the form of energy, so energy को हम हमेशा measure किया करते हैं joules में. Clear? So इसका unit क्या है? Joules. Okay? So आपने first of all इसको define करना है, and then आपने again definition की सब heading देने के बाद आपने define कर लिया. Define करने के बाद आपने सब heading देनी है unit की. Okay? Unit of heat. And then आपने उसका unit भी mention करना है, which is joule. थर्ड वन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है. आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन. क्लियर? नाउ द फोर्थ वन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करती है लिक्विड सब्सटेंस में, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. द फिफ्थ वन, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट जो कि लिक्विड को फर्दर कन्वर्ट करती है वेपर्स में, तो सिम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो अगेन आपने यहाँ पर भी सेंटर में मेन हेडिंग देनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, देन आपने सब हेडिंग देनी है लेफ्ट लाइन पर डेफिनेशन, और आपने इसको फर्दर डिफाइन करना है. द सिक्स्थ वन, what is the effect of surface area on evaporation. surface area का evaporation पर क्या effect होता है? evaporation जो है वो हमेशा एक liquid के surface से होती है. अब आपका surface area जितना large होता जाएगा, evaporation जो है वहां पर उतनी ज्यादा होती जाएगी. so that's why surface area का evaporation पर बहुत ज्यादा effect है कि जितना surface area आपका large होगा, evaporation आपकी उतनी fast होती जाएगी. so अब यहां पर आप इसकी मेन हेडिंग आप इस तरह से बना सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवेपोरेशन. ओके क्लियर? या फिर हम मेन हेडिंग इस तरह से बना सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एवेपोरेशन, एंड देन सब हेडिंग हम इसकी बना सकते हैं इफेक्ट्स. नाउ द सेवंथ वन, व्हाट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है? सो द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग is nearly uniform over a wide range of temperature, and it depends on the original length. Clear? Now the next one, what is mean by change of state. So what is meant by change of state? Change of state से क्या मतलब है? Matter can be changed from one state to another. For a change to occur, thermal energy is added or removed from a substance. Clear? कि जब भी एक मैटर जो है वो एक फॉर्म से चेंज हो रहा होता है दूसरी फॉर्म में, उसमें हीट एनर्जी या तो ऐड होती है या फिर रिमूव होती है. सो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट. क्लियर? नाउ द पार्ट 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अगेन यू हैव टू चूज द बेस्ट 5 पार्ट्स. सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट. सो हीट की ट्रांसफर से क्या मतलब है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडीज टू कोल्ड बॉडीज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम.
कि जब भी दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तब उनमें हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज हीट ट्रांसफर नहीं होगी। The second one, define conduction. So what is conduction? Conduction, the mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold parts of the body is called conduction of heat. कि एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन की वजह से जो हीट का ट्रांसफर है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। थर्ड वन, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of a substance maintain a temperature difference of 1 Kelvin is called thermal conductivity of the added substance. Clear? The fourth one, what is convection? So convection क्या है? Convection एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। सो एंड यू नो वेरी वेल कि हमने इसकी हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, कि आप इसकी हेडिंग इस तरह से बना सकते हैं, सेंटर में मेन हेडिंग दैट इज कन्वेक्शन एंड देन the subheading is definition. Similarly, fifth one is define thermals. तो thermals क्या होते हैं? The glider pilots use upward movements of hot air current due to convection of heat. These rising currents of hot air are called thermals. Okay, just have to define thermals. कि thermals जो हैं वो क्या होते हैं? The sixth one define radiation. So radiation क्या है? Radiation एक ऐसा heat energy का transfer का एक mode है जो कि wave के through heat energy को transfer करता है. Okay, और इसको ट्रांसफर करने के लिए किसी किस्म का कोई मीडियम भी रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर? तो सेवंथ वन, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे हम कहते हैं कि जहां पर हीट की जो रेज हैं, बेसिकली सनलाइट जो है उसमें लॉन्गर वेवलेंथ की रेज भी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ की रेज भी होती हैं। तो जब ये रेज ट्रैवल कर रही होती हैं तो जो लार्जर वेवलेंथ की जो रेज हैं वो इस ग्रीन हाउस को क्रॉस करके वो नीचे अर्थ तक आ जाती हैं, लेकिन जब वो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जा रही होती हैं तो इन ग्रीन हाउस की वजह से वो रेजेस जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, वो वापस नहीं जा सकती। क्लियर? और इसकी वजह से ग्रीन हाउस वहां पर जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? एंड द एट्थ वन, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? सो आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन वन ऑफ द एमसीक्यू ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। सो आपने इसको जस्ट डिफाइन करना है ग्लोबल वार्मिंग को। सो you just have to mention the main heading global warming and then आपने उसको further explain करना है कि during recent years जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो परसेंटेज है एनवायरनमेंट में वो काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है और उसकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेजेस हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। उनकी ट्रैप होने की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो आपका हीट हो रहा है, वहाँ पे डे बाय डे हीट एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पार्ट टू, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन। सो आपको पार्ट टू में 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है, आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि आप जिस लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने पार्ट बी भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। अगर आप पार्ट बी किसी और लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? सो मेक श्योर कि आपके दोनों पार्ट जो हैं वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के होने चाहिए। सो द क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए, राइट अ नोट ऑन यंग्स मॉड्यूलस। तो आपने यंग मॉड्यूलस पर नोट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी सब हेडिंग देंगे लेफ्ट लाइन पर डेफिनेशन। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आप इसकी लेफ्ट लाइन पर आप सब हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन, देन आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर जहां से मैथमेटिकल फॉर्म्स की शुरू होती है तो वहां पर आप सब हेडिंग देंगे लेफ्ट लाइन पर मैथमेटिकल फॉर्म और आपने इसको मैथमेटिकली पूरा डिराइव करना है। और जो कि इसका फॉर्मूला डिराइव होता है यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू f इंटू एल नॉट ओवर a इंटू डेल्टा एल। क्लियर? एंड देन अगेन आपने लास्ट में लेफ्ट लाइन पर आपने सब हेडिंग देनी है यूनिट और आपने इसको यूनिट भी मेंशन करना है विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? द B part, a wooden block measuring 40 cm into 10 cm into 5 cm has a mass 850 gram. Find the density of wood. So अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन है विच इज 40 इंटू 10 इंटू 5। अब वॉल्यूम का बेसिकली फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आपको 40 इंटू 10 इंटू 5 दैट मीन आपको यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, दिस आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा विच इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। क्लियर? सो आप इसको जब 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। और सिमिलरली आपको मास भी गिवन है विच इज 850 ग्राम और आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से।
तो आपका आंसर आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी, एंड एज यू नो कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो आपने जस्ट मास और वॉल्यूम यहाँ पर पुट करना है, फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। क्लियर? Now the next question number 6, write a note on evaporation and explain the factors affecting evaporation. So आपने evaporation पर note लिखना है। Again first of all हम सब heading देंगे यहाँ पर definition। आपने first of all evaporation को define करना है, and define करने के बाद आप सब heading देंगे explanation, then आपने इसको explain करना है, and then हम again सब heading देंगे comparison of boiling and evaporation के इसमें फ़र्क क्या है, difference क्या है, तो आपने उसका डिफरेंस बताना है, एंड देन हम सब हेडिंग देंगे एग्जाम्पल, और आपने एग्जाम्पल मेंशन करनी है एवेपोरेशन की, एंड देन हम सब हेडिंग देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, और उसके बाद फिर हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, विच इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। क्लियर? पार्ट बी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमें हीट की वो क्वांटिटी फाइंड करनी है जो कि एक 100 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करती है, और उसका टेम्परेचर जो है वो -10 से लेकर 100 तक चला जाता है। ओके, सो अब यहाँ पर हमें मास गिवन है 100 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। एंड एज यू नो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो होता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो होता है 3,36,000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और सिमिलरली यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर है आइस का वो है -10 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल टेम्परेचर है T2 विच इज 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। अब यहां पर आपका जो आइस है वो सॉलिड फॉर्म में, और आइस सॉलिड से कन्वर्ट होगी लिक्विड में, मींस कि यहां से लेकर यहां तक 0 डिग्री तक आपका सब कुछ यहां पर क्या है, सॉलिड में है। ओके, अब इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा होगा कि वो हीट जो है वो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 तक आ जाएगी। ओके, सो यहां पर हम एक हीट एनर्जी फाइंड करेंगे विच इज डेल्टा क्यू। अब 0 डिग्री पर क्या होगा कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और जब यहां पर कन्वर्ट होगा तो उस कन्वर्जन में हीट बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही होगी, टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम वहां पर फाइंड करेंगे डेल्टा Q2 से। सिमिलरली देन आपका जो लिक्विड है वो फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस ड्यूरेशन में जो हीट रिक्वायर्ड होगी, या जो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Q3। तो इस तरह से हम ये 3 हीट फाइंड करेंगे, एंड देन एट द एंड हम इन तीनों को ऐड अप कर देंगे तो आपके पास टोटल हीट आ जाएगी जो कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक के लिए रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं डेल्टा Q1। अब यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो टेम्परेचर T1 जो है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस, और जो T2 होगा विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब अगर हम इसके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आ रहा है जस्ट 10 डिग्री सेल्सियस का। ओके, बट हमें टेम्परेचर जो है वो हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड किया करते हैं। सिमिलरली इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, और इसमें भी आप 273 ऐड करेंगे, सो इट बिकम्स 263 केल्विन एंड इट बिकम्स 273 केल्विन। सो अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस निकालें तो इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10 केल्विन का। क्लियर? सो द T1 which is -10 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो डेल्टा Q1 जो है वो हम फाइंड करेंगे CM डेल्टा T से। अब यहाँ पर क्योंकि आइस है तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हम आइस की यहाँ पर मेंशन करेंगे विच इज 2100, एंड इनटू मास जो है वो 0.1, और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T जो है 10 केल्विन।
क्लियर? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2100 जूल. सो दिस इज डेल्टा Q1 एंड सिमिलरली डेल्टा Q2 which is MHF. सो मैथ जो है वो है 0.1 और HF जो है वो है 336,000 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33600 जाउल. क्लियर? सो दिस इज डेल्टा Q2 एंड सिमिलरली डेल्टा Q3 फाइंड करेंगे जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 से लेकर 10 तक जा रहा है. सो यहाँ पर T1 जो है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और T2 जो है वो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस. अगेन दिस इज नाउ T1 एंड दिस इज T2. इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें मींस 273 आपने इसमें ऐड करना है. सो इट बिकम्स 283 केल्विन. अगेन इसके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10 केल्विन का. क्लियर? सो अगेन यहाँ पर हम अगेन डेल्टा Q इक्वल टू सी एम डेल्टा T और C यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यहाँ पर पुट करेंगे विच इज 4200 इंटू मैस 0.1 इंटू डेल्टा T विच इज 10. सो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4200 जाउल एंड लास्ट में हम इन तीनों हीट क्वांटिटीज को एड अप कर लेंगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 39,900 जाउल. क्लियर? सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कंडक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड राइट डाउन इट्स यूजेज इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बताना है कि कंडक्शन होती क्या है. दैट मीन आपने इसको डिफाइन करना है. तो हम सब हेडिंग देंगे लेफ्ट लाइन पर डेफिनेशन और आपने इसको डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद आपने कंडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. तो आप हेडिंग दे सकते हैं कंडक्शन प्रोसेस. देन आपने उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है और साथ में आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डायग्राम आपको नजर आ रही है तो इस तरह से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पर. एंड सिमिलरली आप हेडिंग देंगे स्पीड ऑफ कंडक्शन इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड देन लास्ट में जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यूजेज इन आवर डेली लाइफ. सो यूजेज इन हाउस होल्ड क्रॉकरी. क्रॉकरी जो है वो बेसिकली आपकी मेटल की होती है तो उसमें हीट एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है. तो इस तरह से डेली लाइफ की एग्जांपल से आप यहाँ पर ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं. क्लियर? द पार्ट बी. हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degrees Celsius and that of outside is 5 degrees Celsius. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. So अब यहाँ पर बेसिकली ग्लास विंडो की जो मेजरमेंट्स आपको गिवन है विच इज 2 by 2.5 मीटर. इट इज बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ और लेंथ इनटू विड्थ जो है बेसिकली इट इज एरिया. तो यहाँ पर आपको एरिया गिवन है विच इज 2 into 2.5. उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर. क्लियर? और थिकनेस ऑफ ग्लास L विच इज 0.8 सेंटीमीटर. इसको फर्दर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.008 मीटर. और T1 टेम्परेचर जो कि विंडो के इनसाइड का है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, इसमें आप 273 ऐड कर देंगे. एंड द टेम्परेचर आउटसाइड द विंडो T2 विच इज 5 डिग्री सेल्सियस. इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी आप 273 ऐड करेंगे. और देन द लास्ट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K which is 0.8 watt per meter per Kelvin and heat loss through glass. So that means Q आपने यहाँ पर find out करना है. So we know that Q is equals to Ka T1 T2 into T over L. So just you have to mention the values. 0.8 into 5 into 298 minus 278. 298 जो कि आपने 25 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया था केल्विन में. सिमिलरली 278 जो कि 5 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया था केल्विन में. So यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे T से which is 3600 and divided by 0.008. So further multiply करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 into 10 to the power 7 joule. So this is the heat loss through the glass which is 3.6 into 10 to the power 7 joule. Clear? So I hope ये पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and best of luck for your board exams. Take care. Allah Hafiz.